Hey guys, I am Avinya and today I am here with the chapter 4 and 5th. ये 2 in 1 वीडियो है तो आपको इसमें चैप्टर 4 भी मिलेगा एंड चैप्टर 5 भी मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स रोल द न्यू हैशटैग. तो हमारे चैप्टर 4 का नाम है धन की 5 नियम. धन के 5 नियम वही 5 नियम है जिसके बारे में मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ. वो साथ ही थोड़ा सा ब्रीफ करके इसमें बताए गए हैं 5 नियम दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर सिमिलर टू दी प्रीवियस. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर 5th कॉल्ड बेबीलोन का साहूकार. So without wasting our time, let's roll the new hashtag again. रोडन जो कि 3 साल से भाले बनाने का काम कर रहा था. उसे सुंदर भाले बनाने के लिए राजा ने 50 सोने की मोहरों का इनाम दिया, जिसे लेकर वह परेशान रहता था क्योंकि हर कोई उससे धन लेना चाहता था. यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन भी इस समस्या को हल करने के लिए वह इधर उधर भाग रहा था अपने धन को बचाकर. कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से उससे धन मांगना चाह रहा था कि मुझे दे दो, मैं काम कर लूँगा, मुझे दे दो, मैं व्यापार कर लूँगा, मुझे दे दो, मेरे घर में ज़रूरत है. बहन कह रही थी मुझे दे दो, मेरे पति को एक नया बिज़नेस शुरू करना है. लेकिन रोडन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपनी बहन को भी मना नहीं कर सकता था. रोडन इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि वो कैसे अपने धन को लोगों से बचाए. तो वो मैथन नाम के एक साहूकार के पास जाता है क्योंकि उसकी समझ में एक साहूकार से ज़्यादा एक धन के बारे में बचाना, उसे कैसे इन्वेस्ट करना, ये कौन जानता होगा. इसलिए वो मैथन नाम के एक साहूकार के पास जाता है. सब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि पहली बार कोई साहूकार के पास धन मांगने नहीं, धन के बारे में सलाह लेने आया था. मैथन रोडन का बहुत अच्छे से स्वागत करता है और सारी परेशानी समझने और सुनने के बाद उसे एक बक्सा दिखाता है जिसे वो निशानियों का बक्सा कहता था. वह उसमें से एक एक करके हर चीज़ निकालता है और उससे जुड़ी कहानी रोडन को सुनाता है. वो हर व्यक्ति जो उधार देने से मतलब कि मैथन हर एक व्यक्ति को उधार देता था, देखकर कि क्या वो मुझे इस उधार को वापस करने का सामर्थ्य रखता है या फिर नहीं, क्या वो एबल है कि वो मुझे ये पैसे वापस कर पाएगा. और इसके बावजूद भी मैथन उस इंसान से जो धन मैथन ने उस इंसान को दिया, उस धन से भी ज़्यादा कोई चीज़ अपने पास रखवा लेता था. ऐसा करने से ये फ़ायदा होता था कि अगर आने वाले समय में वो व्यक्ति मैथन को असल रकम वापस नहीं कर पाया, फिर भी मैथन के पास उस रकम से ज़्यादा कीमती चीज़ है जो अब मैथन उसे कभी वापस नहीं करेगा. जैसे गिरवी नहीं रखते हम लोग, वही वाला बात है यहाँ पे. इस तरीके से वो हर व्यक्ति को उधार देने से पहले उसकी कोई भी एक ऐसी वस्तु ले लेता था जो कि दी गई कीमत से ज़्यादा कीमती थी, ताकि उधार देने वाला अगर कभी धन ना दे तो मैथन को कोई भी परेशानी नहीं होगी. रोडन के पूछने पर कि जब उसने खुद की बनाई मतलब उसने खुद की बहन को कैसे संपत्ति ना दे या कैसे रुपए ना दे उसके ही पति के व्यापार के लिए, तो रोडन क्या करे. इस पर मैथन बोलता है कि अगर वो रोडन की जगह पर होता तो सबसे पहले अपनी बहन के पति से ये पूछता कि उसे व्यापार के संबंध में कितना मालूम है. हाँ, ये बात अलग है कि उसने मैथन की उस व्यापार में बहुत मदद की, परंतु फिर भी मैथन रोडन की सभी भावनाओं में फंसने से मना करता है. मैथन रोडन को समझाता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने बहन के पति से पूछना चाहिए कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम जो व्यापार करने जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें कितना मालूम है, क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तुम उस व्यापार में सक्सेस ही हासिल करोगे, हारोगी नहीं. और अगर ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ तो मुझे ये पैसा कब वापस करोगे.
मैं किस बेस पर, किस चीज़ पर भरोसा करके तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे दूँ जो मेरी है और जो मेरी मेहनत की है। मैथन रोडन को समझाता है कि तुम इन भावनाओं में मत फंसो, दिमाग से काम लो। अगर तुम्हारे बहन की पति तुम्हें इन सारे सवालों की सही सही और संतुष्टि यानी कि सेटिस्फाइड करने वाले जवाब अगर दे देती हैं तो बिल्कुल तुम इन्हें पैसा दे दो, लेकिन अगर नहीं दे पाते हैं, तुम्हें उन पर शक है, तो कभी मत दो। मैथन रोडन की हर एक समस्या को जो इस पैसों से रिलेटेड थी सॉल्व करता है। वो अपनी निशानियों के बक्से में से एक एक चीज़ निकाल कर मैथन को, रोडन को दिखाता है कि ये निशानी मुझे इसने दी क्योंकि वो ऐसा था, ये निशानी मुझे इससे मिली, ये मुझे इसने दिया। वो एक कंगन दिखाता है और कहता है कि ये उस औरत का है जो अपनी बेटी के लिए मुझसे धन लेकर गई। मुझे भरोसा था कि वो नहीं दे पाएगी क्योंकि उसका बेटा इस काबिल नहीं था कि वो धन वापस हासिल कर ले, इसलिए मैंने उससे कंगन मांग लिए और सच में वही हुआ। आज वो औरत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी निशानी मेरे पास है। इस तरह की बहुत निशानियाँ वो रोडन को दिखाता है, कुछ अपने मन से और कुछ रोडन के कहने पर। सो दैट वॉज द चैप्टर 5th ऑफ द बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसके बाद हमारा चैप्टर 6 आता है जिसका नाम है बेबीलोन की दीवारें, जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद हमारा चैप्टर आता है 7 बेबीलोन की ऊँटों का व्यापारी, वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एसेंस इतना ही था इस पूरी कहानी का, इस पूरी किताब का, जो आपकी मदद कर सकता है अपने भावी सपनों को पूरा करने में, एक अमीर इंसान बनने में, अपने पर्स को मोटा करने में। सो दैट वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ट्रस्ट मी, मैंने इस किताब की सारी ज़रूरी चीज़ें आपको बताई हैं, वो जो मुझे ज़रूरी लगी, वो जो मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी है। आप इसे सुनिए, अच्छे लगे तो प्लीज़ सुनिए, अप्लाई करिए और बस अपने सपनों को पूरा करिए। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्राइसलेस टाइम। यही बहुत बड़ी बात है। At last you are at the platform of the booktuber. I am Avinya and today I discussed the last chapters of the book The Richest Man in Babylon. Thank you so much. Take care. Bye bye. हम जल्दी मिलेंगे एक नई बुक के साथ।